सरकारी नौकरी की इस क्लास में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, सब टॉपिक, फैक्ट्स पर बात करेंगे। ये पूरी तरह से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम बेस्ड है। ऐसी कोई बात यहाँ नहीं कही गई है जिसका कनेक्शन आपके एग्जाम से ना हो। आप जानते हो हमारी क्लासेज चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। आज जहाँ 90% स्टूडेंट दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है सबको पढ़े जा रहे हैं, उस दिशा में आपको नहीं चलना है। इस तरह की बातें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आज इस क्लास में मैं जो प्रारंभ करने जा रहा हूँ वो एक गेम से है, चैंपियनशिप भी आप इसको कह सकते हो। इस चैंपियनशिप में मुझे ऐसा लगता है एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा और क्यों बनेगा। मैं बात करने जा रहा हूं 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2022। पैरा ओलंपिक मतलब दिव्यांगों का खेल होता है। इसका जो आयोजन हुआ ये हुआ मार्च 2022 में। लगभग 10 दिन ये चला था। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आयोजन हुआ था ये बीजिंग में हुआ। बीजिंग चीन से संबंधित है। शामिल देश 46, खिलाड़ी 564। मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि आप जानते हो विश्व परिदृश्य में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस कारण से काफी आलोचना हुई थी। इसी आलोचना को देखते हुए जो अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति है, इसने क्या किया था, 2 देशों को बाहर कर दिया था। 2 देशों को मार्च 2022 में बाहर किया। ध्यान रखना, ये कहने का मतलब है कि टोटल 48 थे। अब देखिए, पहले जब परफॉर्मा तैयार हुआ तो 48 थे। फिर विश्व परिदृश्य में एक विवाद पैदा हो गया। उस विवाद को देखते हुए 2 देशों को बाहर निकाल दिया गया, तो टोटल कितने रह गए, 46। क्लियर होगी सारी बात। तो इन 2 देशों को जो बाहर निकाला गया ये कौन से थे? एक तो था रूस और दूसरा था बेलारूस। ध्यान रखना, यूक्रेन मत कर देना। यूक्रेन ने इसमें भाग लिया था। यही गड़बड़ी होती है। आप सोचोगे दोनों युद्ध लड़ रहे हैं तो दोनों को ही बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रूस और बेलारूस को बाहर निकाला गया और कुछ खिलाड़ी भी बाहर निकले। वहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान दें कि इन खेलों में 46 देशों ने भाग लिया था, जबकि जब परफॉर्मा तैयार हुआ था तो 48 थे। लेकिन 2 देशों को अकस्मात बाहर निकालना पड़ गया। कंपटीशन के इस युग में इतना तो आप जानते हो कि जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकदम से टर्न हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने देशों ने भाग लिया, तो 46, खिलाड़ी 564, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या भी तो कम हुई। इसके अलावा एक बात और है, 2022 में 3 नए देश भी शामिल हुए। ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 नए देश शामिल हुए। ये कौन कौन से? प्यूर्टो रिको द्वीपीय देश है एक, इजराइल, अजरबैजान, ये देश इसके अंदर शामिल हुए। तो 3 नए देश शामिल हुए, 2 देशों को बाहर निकाल दिया गया। अपने आप में महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट,
लेवल पर देखता हूं क्या बात कही गई है। खेल कितने थे? इसमें 6 खेल शामिल थे। ये भी पूछ लिए जाते हैं। मैंने खेलों के नाम भी यहां लिख दिए हैं। एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग। ये जो नॉर्डिक स्कीइंग है इसमें 2 खेल आते हैं। नॉर्डिक स्कीइंग है, एक तो बाइथलॉन, एक क्रॉस कंट्री स्कीइंग आती है। इसी तरीके से पैरा आइस हॉकी, स्नोबोर्डिंग, व्हीलचेयर कर्लिंग। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 देश। और इसका जो शुभंकर रखा गया मास्कट सुनी रॉन रॉन, ये ध्यान रखना, इसके ऐसे ही नाम होते हैं। शुभंकर वगैरह काफी पूछे जाते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पेज क्या कहता है। इसका परिणाम आपको ये ध्यान रखना है कि चीन ने सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किए। यदि आंकड़े याद करने का थोड़ा सा भी शौक रखते हो तो एक तो इसको ध्यान रख सकते हो, एक इसको ध्यान रख सकते हो। ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको 3 क्रम पता होने चाहिए। चाइना, दूसरे नंबर पर यूक्रेन और तीसरे नंबर पर कनाडा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपको यहां विशेष रूप से एक बात ये ध्यान रखनी है कि भारत ने इस चैंपियनशिप में भाग नहीं लिया। भारत ने भाग नहीं लिया इसके अंदर। पहले नंबर पर चीन, यूक्रेन, कनाडा। बस इतना ही ध्यान रख लीजिए, काम चल जाएगा। एक ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, 2026 में ये आगामी होंगे 14वें शीतकालीन पैरालंपिक खेल, जिसमें ये इटली में होंगे। इटली के 2 शहर हैं, मिलान और कोर्टिना, यहां पर होंगे। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए दो फैक्ट है आपके सामने। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन J&K के अंदर होता है। सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन जो है J&K के अंदर होता है। जम्मू कश्मीर, आप जानते हो 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके साथ साथ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। आप भली भांति जानते हो। अभी हाल फिलहाल इसमें चुनाव भी होने वाले हैं। यहाँ केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस बार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, इस कारण से इसको काफी हाईलाइट किया गया। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 2021 में केसर का कितना उत्पादन हुआ। 15.04 मीट्रिक टन। क्लियर? आइए इसी तरीके से आप जानते हो श्रीलंका की स्थिति बड़ी नाजुक है। वर्तमान में आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। इसी दिशा में भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ है कि भारत श्रीलंका के 3 द्वीपों पर पवन टरबाइन्स की स्थापना करेगा। ऊर्जा से संबंधित है ये। हालांकि यह सब बातें पहले श्रीलंका की चाइना के साथ हुई थी, लेकिन चाइना के साथ संबंध अभी थोड़े से नाजुक है। तो भारत ने एंट्री मार ली है। 3 द्वीपों के नाम आपने ध्यान में रखने हैं। एक है नेनातीवु, अन्ना लेतुवु, जेलफट। ये 3 द्वीप है, नोट कर लीजिए एक बार। आइए इंडिया टीबी रिपोर्ट 2021 में भारत में टीबी के रोगी 19,33,000, ये रिपोर्ट जारी हुई है अभी। तो लगभग 19,500 के आसपास मान लो, और 19% की वृद्धि हुई है।
ये एक चिंताजनक स्थिति है। कारण आपको बता दूं, एक तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है ये विश्व टीबी दिवस पर हुई है। विश्व टीबी दिवस पर हुई है और आप जानते हो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को हुई है, रिपोर्ट जारी हुई है। मनसुख मांडविया जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, उनके आधार पर है ये। आप, मैं चाहूंगा यहां पर लिख दीजिए एक जगह पर, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान की बात कर रहा हूं, ये है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ये है कि आप देखिए स्थिति क्या कह रही है। स्थिति तो ये कह रही है कि टीबी के रोगी बढ़ रहे हैं और लगभग 19 लाख के आसपास है, 19.5 लाख कह सकते हो। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि भारत ने टीबी मुक्त का लक्ष्य कितना रखा है। टीबी मुक्त का लक्ष्य ये रखा हुआ है 2025। क्या हम इसे पूरा कर पाएंगे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी नजर में। टीबी मुक्त का लक्ष्य कितना रखा है भारत ने? 2025। क्लियर हुई सारी बात? तो टीबी का मामला ये है। अब टीबी के बारे में आपको खूब बता चुका हूं, माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बारे में खूब बताया है मैंने हेल्थ टेक्नोलॉजी में, याद करें। यहां तक कि बताया है कि गरीबों का रोग कहते हैं इसे, गरीबों का रोग कहते हैं। समझ में आई बात सारी? नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आपके सामने एक मैप है और मैप में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है भारत के, उनको रिप्रेजेंट किया गया है। अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम है, इधर भूटान है, ये असम है, शिलोंग, इम्फाल, मणिपुर, इधर आपका म्यांमार है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये है। इस साइड में जो है पश्चिम बंगाल आपके पड़ जाता है। मैं बात करने जा रहा हूं असम और मेघालय के बीच में जो सीमा विवाद है उसकी बात करने जा रहा हूं। और अपनी जो एटलस है उसमें आप इसे और देखें, इसका अध्ययन करें। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन से राज्य हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करें। क्लियर हुई? एक बार हल्का सा इसको स्क्रीनशॉट के रूप में आप अपने पास रख सकते हो। असम मेघालय सीमा विवाद आपके सामने है। दोनों राज्यों के मध्य जो सीमा लगती है 884 किलोमीटर, 884 किलोमीटर। अब ये सीमा इंपॉर्टेंट हो गई है, मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अभी मार्च 2022 में गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता में इन दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था उसका आंशिक समाधान हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 12 पॉइंट थे जिन पर विवाद था, जिनमें से 6 पॉइंट पर विवाद समाप्त हो गया, तो आंशिक समाधान हो गया है। ये 1972 से विवाद चल रहा है। 1972 से विवाद कैसे चल रहा है कि जब मेघालय असम से अलग हुआ था तब से है विवाद है ये। आप यहां पर इसके आगे एक लाइन लिख दीजिए, मेघालय असम से अलग हुआ। जैसे ये अलग हुआ था
विवाद का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। और इसका जो आंशिक समाधान हुआ है, ये आंशिक समाधान मार्च 2022 में गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता में। अब जानते हो, ये जो अमित शाह है, ये भारत के सहकारिता मंत्री भी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2021 में एक नया मंत्रालय स्थापित किया गया है, सहकारिता मंत्रालय। उसके जो पहले मंत्री बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री, वो अमित शाह जी हैं। इनके समाधान से आप ये कह सकते हो कि इन्होंने इसका आंशिक समाधान निकाला। आप यहां लिख सकते हो 12 बिंदुओं में से 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है। छह बिंदुओं पर सहमति बनी है। 12 बिंदुओं में से 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब देखिए, आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। एक तो असम मेघालय विवाद जो है, इसमें यह ध्यान रखना है कि असम के सीएम कौन है और मेघालय के सीएम कौन है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, असम और मेघालय, इनका विवाद किन के साथ है, कितने राज्यों के साथ है? तो 4 राज्यों के साथ है। अभी मेघालय भी है, क्योंकि 12 बिंदुओं में से 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है। अभी तो 6 बाकी है। देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। असम, मेघालय। असम की राजधानी और मेघालय की राजधानी शिलोंग। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, अगरतला है, डिब्रूगढ़ है, क्या है? ये आपका होमवर्क है। क्लियर? मैंने यहां पर इनके सीएम बता दिए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, और इसके सीएम है कॉनराड के संगमा। ठीक, आइए अब आपको ये ध्यान रखना है, असम का कितने राज्यों से सीमा विवाद है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। देखिए, मेघालय तो है ही, क्योंकि देखिए 12 बिंदुओं पर सहमति बनी है, 6 में तो अभी बाकी है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। हम इसको ऐसे सीधा नहीं मान सकते। आप ये समझते हो मेरी बात को? ये हमें अभी इसको विवाद के रूप में ही देखना पड़ेगा। मेघालय है, और इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ भी विवाद है। मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ भी विवाद है। आइए, एक बात और आपको ध्यान रखनी है। असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखो, देश तो 2 है, भूटान और बांग्लादेश। कितने राज्यों से लगती है? मैं बता देता हूं, 7 राज्यों से लगती है। लेकिन 7 राज्य कौन कौन से हैं, ये आप नोट करोगे एटलस लेकर। अब जिसके पास एटलस नहीं है,
उसे एटलस खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो ये टॉपिक ऐसे समझ में नहीं आती। नोट कर लीजिए एक बार। देश तो दो ही हो गए, बांग्लादेश और भूटान। मिस वर्ल्ड 2022 ये कैरोलिना बिलावस्का है, पोलैंड की। कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की है ये। 2020 में जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो टोनी एन सिंह थी। एक लाइन लिखिए, इसे टोनी एन सिंह। जमैका ने ताज पहना है। ये जो टोनी एन सिंह है ये थी मिस वर्ल्ड 2020। ये आइए, भारत की तरफ से भी प्रतिनिधित्व किया गया था इस प्रतियोगिता में, और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था मनासा वाराणसी ने। स्टार डाल के लिखो। लेकिन ये स्थान नहीं बना पाई थी। कई बार होता क्या है, इस टाइप से पूछ लेते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है। वो भारतीय जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है। रीता फारिया, ऐश्वर्या रॉय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। ये रीता फारिया बनी थी 66 में, 1994 में, ये 1997 में। युक्ता मुखी बनी 1998 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और ये 2017 में। ध्यान रखें, इसका जो कोड वर्ड है आपको ध्यान रखना है, कई बार भूल जाते हैं हम। रेड अप, रेड अप मानुषी, ऐसे याद करें, रेड अप मानुषी। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, आगे मानुषी छिल्लर। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। मिस वर्ल्ड के बाद में अब मैं छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। पुथु उत्सव, ये एक दिवस मनाया जाता है, विश्व कठपुतली दिवस। इस अवसर पर ये भारत के 5 शहरों में मनाया गया, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। आइए, इसका आयोजन किसने किया? संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा।
किया विश्व कठपुतली दिवस पर। ये 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व कठपुतली दिवस पर इसका आयोजन किया गया। और ये किया गया भारत के 5 शहरों। अभी कौन कौन से हैं भारत के 5 शहर इस पुतु उत्सव का जहां पर ये आयोजन हुआ है? ये जो उत्सव है 5 क्षेत्रों में, 5 स्थानों पर बनाया गया, जिसमें से एक है अंगुल। अंगुल ओडिशा, अगरतला त्रिपुरा, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। 5 शहरों में पुतु उत्सव बनाया गया संगीत नाटक अकादमी के द्वारा विश्व कठपुतली दिवस पर। नॉर्मल बात है, ऐड कर लीजिए। विश्व पैदल चाल चैंपियनशिप, एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने पहली बार कांस्य पदक जीता। पहली बार। ये जो भारतीय महिला टीम है, इसमें थी रवीना, भावना जाट, सुनीता पुरोहित। ये थी पहली बार कांस्य पदक जीता है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बन जाती है। पैदल चाल चैंपियनशिप मस्कट में इसका आयोजन हुआ था, ओमान में पड़ता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पड़ाव क्या कहता है? सुरेश रैना। मुझे लगता है आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कोई आपसे यदि ये पूछ ले कि सुरेश रैना का संबंध किस खेल से है, तो शायद ये मजाक ही होगी। क्रिकेटर है, आप जानते हो। मालदीव में एक समारोह हुआ था, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें मालदीव ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। भारतीय क्रिकेटर है, बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। भारत का पहला राज्य जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए 2022-23 के बजट में धन आवंटित किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, केरल ने किया है। नोट कर लीजिए इसे। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी की इस क्लास में आज मैंने काफी टॉपिक, सब टॉपिक, फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। यह आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो, आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, वो वैसे ही आपको नहीं दी जाती है। बस आपसे ये कहना चाहूँगा
इसको साथ साथ रिवाइज करें। और एक टीचर होने के नाते एक सजेशन आपको ये भी देना चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट की बजाय लिखें, नोट्स बनाएं। स्क्रीनशॉट पे डिपेंड ना रहें, आगे जैसा आप उचित समझें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।